ओके, तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन चालू किया था, है ना? पिछले लेक्चर के अंदर व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन वी हैव स्टडीड। ओके, उसके बारे में मैंने बताया था आपकी वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर्स में, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे अल्टरनेटर के, ओसीसी, एससीसी, जेडपीएफ, है ना, कंपाउंडिंग कर्व, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके थे क्योंकि ये हमारे आगे इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन में काम आने वाला है। ओके, सो अगर मोटे मोटे बात करें तो डायरेक्ट मेथड पढ़ने के बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड आज चालू करने वाले हैं, जो कि लगभग 4 मेथड्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से फर्स्ट मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट वाला है। तो ये आज हम सिर्फ फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना। तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि भाई सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड क्या है, उससे पहले अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं, आप भूल चुके होंगे। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ई फेज माइनस वी फेज अपॉन वी फेज। नो लोड, अगर मैं बात करूं तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, है ना। तो अब नो लोड वोल्टेज हमारी ई फेज ही होगी अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको पता हो, है ना। दिस वाज द इक्विवेलेंट सर्किट। अगर ओपन सर्किट कर देंगे तो नो लोड वोल्टेज ही मेरे क्या होगी, ये ई एफ। और इसको मैं ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकता हूँ, वी ओ सी, है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज, इक्विवेलेंट सर्किट हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ ई फेज या फिर वी ओ सी माइनस फुल लोड वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है जब लोड लगा दिया, वो वोल्टेज, है ना, डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन। अब डायरेक्ट मेथड में क्या था, हमने डायरेक्ट मेथड में ये था कि भाई आप लोड लगा लो, है ना। कोई मशीन, रेटेड मशीन है, जो अगर 1 केवी की मशीन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोड लगा लो और फिर मेजर कर लो। बट मैंने ये कहा था कि ये डायरेक्ट मेथड है आपके बिलो आपके 5 केवी मोटर्स के लिए, सॉरी अल्टरनेटर्स के लिए सफिशिएंट है। बट उसके अलावा उसके बाद में इसके क्या कॉस्ट बढ़ जाती है। टेस्टिंग मशीन, वोल्टेज रेगुलेशन हम यही तो करते हैं, टेस्ट करते हैं मशीन को कि भी इसका वोल्टेज रेगुलेशन कम आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो ये दैट मींस दिस मशीन इज गुड, इट हैज गुड एफिशिएंसी, है ना। तो बट अब क्या दिक्कत आ रही है कि भी आपकी जो मशीन्स हैं वो बहुत हाईली रेटेड होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उनका वोल्टेज रेगुलेशन अगर आप डायरेक्ट मेथड से करो तो दो दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत है तो इतना लोड नहीं मिलेगा अपने को, दूसरा लोड भी मिल जाएगा तो आप मतलब बताओ, अगर आप एक पर्टिकुलर उस मशीन को लोड लगाओगे तो पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, और वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी पूरी किस में वेस्ट हो रही है, अनवांटेड उसकी टेस्टिंग में, इतना खर्चा। क्योंकि आउटपुट तो हम मशीन तो करंट तो ले ही नहीं रहे, हम वो सिर्फ लोड को लोड लगा के चेक कर रहे हैं कि मशीन उसका वोल्टेज रेगुलेशन है क्या। दैट इज डायरेक्ट मेथड, सिंपलेस्ट और सबसे एक्यूरेट मेथड यही है। डायरेक्ट मेथड ही सबसे एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि भाई आप पर्टिकुलर उस मशीन के रिगार्डिंग आप डायरेक्ट लोड लगा के देख रहे हो, है ना। बट ये पॉसिबल नहीं है हैवी मशीन्स के लिए, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो फिर क्या क्या है पॉइंट्स, in order to determine voltage regulation we need to run the machine at no load and full load, and then take the difference of the output voltage in both the cases. This is the direct method, जो कि most accurate method है, तो ठीक है। but when we run the machine at full load, energy equal to rated energy is consumed, which involves a high cost, and such cost should not be utilized in testing of the machine। बहुत इतना आप यार 10-10 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ टेस्टिंग मशीन के अंदर, है ना, मशीन को टेस्ट करने के लिए, ऐसा थोड़ी है। आउटपुट कुछ ले ही नहीं रहे, तो ये तो नुकसान वाला है। सो वी नीड अनदर मेथड विच इज चीपर टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। तो in such method the machine should not run at full load while deriving voltage regulation of the machine। full load पे करने की जरूरत नहीं है, छोटा लोड लगा के भी हम उस मशीन की टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, वो 4 मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे आज, दैट इज सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड, ठीक है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और ईएमएफ मेथड, ईएमएफ मतलब वोल्टेज की बात करें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको मैंने बताया था कि भाई दो टाइप के रिएक्टेंस होते हैं। अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर बात करूं, दिस इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये तो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी किसका कॉम्बिनेशन है, मैं बता चुका हूँ। सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी दो रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है, फिक्सियस पैरामीटर, एक तो आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा कौन सा था आपका, लीकेज रिएक्टेंस, एक्सेल, है ना।
आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज रिएक्टेंस, और जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ आर्मेचर रिएक्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन द लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो और ZS क्या होती थी, ZS वाज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्लस आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, J आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो अब अगर आप देखें इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछली क्लास के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का भी, है ना। तो उसके अंदर इम्पिडेंस आता था, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट द इम्पिडेंस एज वेल एज द रिएक्टेंस एज वेल एज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओके। तो अब इस मेथड के अंदर हम सिंक्रोनस इम्पिडेंस निकालते हैं पहले, फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड। और दूसरा ईएमएफ मेथड भी कहते हैं। ईएमएफ मेथड क्यों, हमारा जो मेजर जो हमारी फ्लक्स को कम करता है दैट इज आर्मेचर रिएक्शन, है ना, XAR, आर्मेचर रिएक्शन। अगर आर्मेचर रिएक्शन को हम दो क्वांटिटी के अंदर नोट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होता है एमएमएफ दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो फ्लक्स लाइंस है उसी उसी में रिप्रेजेंट कर दो। दूसरा है इस मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को एफ ए आर दैट इज आर्मेचर रिएक्शन, ये मेरा एमएमएफ का नोटेशन हुआ, और इसकी जगह मैं अगर ई ए आर कर दूं तो व्हाट इज EAR, EAR इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स, बट किसके अंदर है, कौन सा यूनिट है इसका, EMF दैट इज वोल्टेज, वोल्ट्स यूनिट है। तो इसमें इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेनली आपकी वोल्टेज से, EAR से, है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, EMF मेथड, ठीक है। अब ये मेथड एग्जैक्ट मेथड तो नहीं करता, है ना, मतलब सबसे जो इस जो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन एक तो डायरेक्ट एफिशिएंसी डायरेक्ट मेथड से निकालो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, और अगर ईएमएफ मेथड से अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हो तो ये मेथड मतलब हमारा सबसे कम एफिशिएंट है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन और उस जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है और अपना जो ईएमएफ मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर भी हम क्यों करते हैं, देखते हैं। This method does not give exact result, but it is important because it introduces the concept of synchronous impedance and synchronous reactance, है ना। ZS और XS का कॉन्सेप्ट लाता है जिसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई इसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो देखेंगे हम, ओके। अब प्रीवियस लेक्चर में हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी, V इज इक्वल टू EF प्लस EAR प्लस EAL माइनस IARA, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना, लेक्चर नंबर 39 में शायद, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये भी ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर से ड्रॉ करते हैं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेट ड्रॉ इट, है ना, लेट्स ड्रॉ इट। अब इसका जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स, है ना। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये मेरा EF है, कोई भी स्टेप समझ में नहीं है तो प्लीज मुझे बीच में टोक देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। EF, है ना, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं इसमें गेट में। EF हो गया, फिर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन को। आर्मेचर रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज JXAR, है ना। फिर क्या आता है अपना, आपके लीकेज रिएक्टेंस दैट इज JXL, है ना। और फिर अपना आर्मेचर का रेजिस्टेंस सपोज RA, है ना। और ये अपना ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो गया अगर लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे, है ना, VT, EF प्लस माइनस, ओके। अब इसका वो ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन, हमने क्या किया, DC एक्साइटेशन किया, उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई, दैट इज उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, फील्ड फ्लक्स, है ना, फील्ड फ्लक्स, वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो फील्ड फ्लक्स को मैंने रेफरेंस मान रहा हूँ, सपोज दिस इज द फील्ड फ्लक्स FF, ये किसने प्रोड्यूस किया, सारे DC एक्साइटेशन है ना, रोटेट कर रही फील्ड फ्लक्स। अब इसकी वजह से ये अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर यही फील्ड फ्लक्स लिंक कर दी, लिंक करती अपनी मशीन के साथ विदाउट एनी आर्मेचर रिएक्शन, तो क्या प्रोड्यूस होता है, EMF, EF, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, EF VOC को। तो EF कहां पे बनेगी, EF बनेगी अपनी इसके 90 डिग्री लैग करेगी, तो ये 90 डिग्री लैग बना दिया मैंने भाई, ये रहा EF, ओके। दिस इज माय EF, लैग करेगी, ये जानते हो, रिजल्टेंट आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हो, ये लैग कर रही है 90 डिग्री, ओके। अब हम कुछ करंट मानते हैं, लैगिंग लोड ही मानेंगे, है ना, प्रैक्टिकल लोड हमारा लैगिंग लोड है, तो वो लैगिंग लोड मैंने यहाँ मान लिया, ओके। सपोज दिस इज द आर्मेचर करंट, और आइए कौन सा करंट है, ये रहा, ओके, दिस इज द आर्मेचर करंट।
ओके। अब आर्मेचर करंट इस तरफ है, तो मुझे बताओ अब यही करंट फ्लो करने लग गया मशीन के अंदर, तो मशीन के अंदर ये फ्लो करने लगा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये खुद की फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। और उसकी वजह से ये एमएमएफ है ना, फील्ड फ्लक्स की एमएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू में, मैग्नेटोमोटिव फोर्स में एफएफ फील्ड को मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया है। ओके, एंड दिस इज माय ईएफ, इंड्यूस वोल्टेज ऑफ दिस। अब आइए आर्मेचर करंट है, तो आर्मेचर रिएक्शन भी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आर्मेचर जो फ्लक्स है वो भी करंट की डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस है। तो हम आर्मेचर करंट की डायरेक्शन में ही हमारी आपकी इसकी एमएमएफ के फॉर्म में एफ ए आर, ये क्या होगी, आर्मेचर फ्लक्स होगी, है ना। ठीक है, अब आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रही है, फील्ड फ्लक्स के अपोज कर रही है ना। अब अगर प्योर अगर 100% लैगिंग लोड होता तो ये आई ए क्या बनता, आपके डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होता। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो आई ए आर, एफ ए आर हो गया। एफ ए आर को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं, देखो इसको जस्ट पैरेलल में यहाँ पे कर सकता हूँ, दिस एफ ए आर। ओके, तो अब रिजल्टेंट बनाते हैं इसका, ये रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट, दिस दिस, ये क्या है अपना एफ आर, रिजल्टेंट फ्लक्स। यानी मेन फील्ड फ्लक्स ये होनी चाहिए थी, बट आर्मेचर रिएक्शन की वजह से उसमें से देखो ये माइनस हो गया, है ना। एफ एफ प्लस एफ ए आर, दैट विल बी रिजल्टेंट फ्लक्स। मतलब अगर मैं कहूं एफ, अब मुझे बताओ एफ आर हमारी एक्चुअल फील्ड है, एफ आर इज दी एयर गैप फील्ड। यानी एयर गैप के अंदर अगर आर्मेचर सपोज अगर ओपन सर्किट होता तो कितनी क्या फील्ड होती है हमारी, एफ एफ होती। बट अब लोड लगा दिया तो करंट फ्लो करने लग गया, करंट की वजह से मेरी फील्ड ये नहीं रही, कौन सी रही, एफ आर हुई। अब एफ आर की वजह से जो एक्चुअल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड ई आर, है ना। ई आर आप 90 डिग्री बना सकते हो यहाँ पे, ई आर। ओके, दिस इज माई ई आर, रिजल्टेंट ईएमएफ। वो कहां बनाऊंगा मैं, यहां बनाऊंगा, सी दिस ई आर, यही तो है मेरी ई आर। ईएफ में से इतना आर्मेचर रिएक्शन माइनस करूंगा तो ई आर आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो, कैसे, है ना। देखिए ई आर हो गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ एफ ए आर इस तरफ है, तो इसकी वजह से, ढंग से बताना, इसकी वजह से एफ ए आर की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ई ए आर कहूंगा उसको मैं। वो क्या करेगी, एफ ए आर के लैग करेगी 90 डिग्री, तो उसको बना लेते हैं भाई, सी दिस, ये वाला कलर ले लेता हूँ, है ना, सी दिस, ये वो यहां बनेगी कहीं, है ना। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ये, अगर मैं आर्मेचर, ये सारी फिक्शियस पैरामीटर्स है ना, फिक्शियस क्वांटिटीज है। आर्मेचर ये एमएमएफ है, आर्मेचर एफ ए आर उससे 90 डिग्री लैग करेगी, जो इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी रोटर कंडक्टर्स के अंदर, सॉरी स्टेटर कंडक्टर्स के अंदर, ई ए आर। अब ई ए आर को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, इसको एज इट इज यहाँ पे ले आइए, है ना। ये आ गई ई ए आर, है ना। तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, लेट मी दिस ग्रीन कलर, दिस इज ई आर, और ये 90 डिग्री होगा। आप कैसे बना सकते हो, तो देखो ई एफ प्लस ई ए आर इजकल टू ई आर, तो ये व्हाट इज ई ए आर, ई आर इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, है ना। तो देखा आपने, मैंने क्या किया है, ई आर आपका बेसिकली क्या हो गया, रिजल्टेंट आर्मेचर, है ना, आर्मेचर रिएक्शन माइनस किया हमने फील्ड फ्लक्स में से, वो आया रिजल्टेंट ईएमएफ, यहाँ पे ई आर एक्चुअल लग रहा है। और एयर गैप वोल्टेज भी बोल सकते हैं, एयर गैप में एक्चुअल यही तो वोल्टेज इंड्यूस होगा, एयर गैप, यानी दिस इज द एक्चुअल इनपुट टू द स्टेटर। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब लीकेज का भी करना है हमें। अब लीकेज फ्लक्स भी किस डायरेक्शन में होगी, लीकेज जिसमें आर्मेचर करंट है उसी में लीकेज फ्लक्स होगी। सपोज लीकेज फ्लक्स इज, उसकी वजह से जो एमएमएफ होगा वो है एफ ए एल, है ना। अब एफ ए एल इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ अगर लीकेज फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी, नीचे होगी, इस डायरेक्शन में। तो भाई ये इसमें से माइनस कर दो यहाँ पे, दिस इज दी ई ए एल, है ना, ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अब ई ए एल तो आ गया, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप,
है ना, तो वो कहाँ होगा, IARA तो क्या होता है, करंट के फेज में होता है, तो करंट का फेज इधर है IA प्लस IARA, तो मुझे तो माइनस IARA चाहिए, तो वो क्या करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा इसके पैरेलल में, ये माइनस IARA, और अब यहां से जो रिजल्टेंट खींचूंगा दैट इज माय टर्मिनल वोल्टेज, यही तो शो कर रखा है, सी दिस, इसमें ढंग से समझा रखा है, और ये रही इक्वेशन। ओके, अब आप कह रहे हो कि यार प्लस ए आर ये कहां से आई है, मैं बता चुका हूं आपको, देखो ये मैंने करंट को रेफरेंस माना है, तो अब मुझे बताओ अगर आप ई ए आर बनाओगे, ई ए आर बनाओगे तो वो कहां बनाओगे, नीचे लैगिंग में, है ना, तो लैगिंग में, और इसका ड्रॉप क्या कहते हैं, 90 डिग्री लैग का, उसका मतलब क्या कहते हैं, माइनस जे कहते हैं उसको, तो माइनस यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, एक ही बात है ना, यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो ये रहा ई ए आर, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन लैग्स आई ए बाई 90 डिग्री, ओके, तो ई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जे आई ए एक्स ए आर, माइनस जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंगल को 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है ना, सो एक्स ए आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो फिक्सियस पैरामीटर है आर्मेचर रिएक्शन, और एक्स ए आर, और उसको हम ये भी कह सकते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्टेंस रिप्रेजेंटिंग द आर्मेचर रिएक्शन, ओके, ये कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखा आपने, मैंने क्या किया, आर्मेचर रिएक्शन जो एमएमएफ था उसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वोल्टेज में, इसलिए इसका मेथड का नाम क्या पड़ गया, ईएमएफ मेथड, है ना, ये डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वापस, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम द वेक्टर डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट आर्मेचर एमएमएफ एफ ए आर दैट इज दिस, ओके, इज कन्वर्टेड टू ईएआर, ये देखो यहां पे कन्वर्ट किया मैंने ईएआर में, एंड देन एडेड टू ईएफ, किसमें ऐड किया है, देखो ईएफ में, ईएफ में एडेड किया है ईएआर, okay, to obtain the resultant EMF ER, which means armature reaction is taken into account in the form of EMF rather than MMF and hence called as EMF method. ओके, मैंने आर्मेचर, अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन आगे मेथड पढ़ेंगे जहां पे मैं ई आर से नहीं निकालूंगा, मैं किसको मेथड इसको एमएमएफ को ही मानूंगा मेन मोटिव, तो वो हमारा एमएमएफ मेथड होगा जो कि सेकंड मेथड है, ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट हमने इसको किसमें चेंज किया है, और इससे ही मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपके कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिंक्रोनस इम्पीडेंस का, देखेंगे। सो इन ईएमएफ मेथड द डिफरेंस बिटवीन ईएफ एंड वीटी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, है ना, डिफरेंस जो ईएफ और माइनस वीटी का जो है, कौन सा, इस डायग्राम में देखिए ईएफ माइनस वीटी, ये रहा ईएफ माइनस वीटी का डिफरेंस क्या है, यही तो है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस ही तो है, और वो हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईएमएफ के फॉर्म में, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ईएमएफ मेथड। ये इक्वेशन सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं, ओके, नाउ okay, describe in terms of EMF, and all the drops are considered as EMF, सारे drops हमने MMF में नहीं EMF में वोल्ट्स के अंदर ली है, सो इट इज कॉल्ड EMF मेथड। अब इस मेथड के लिए हमें तीन, EMF इम्पीडेंस मेथड के लिए हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी, एक तो OCC से चाहिए, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, सी दिस, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ कर चुके हैं, फिर दूसरा हमें चाहिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी ड्रॉ कर चुके हैं, है ना, और एक हमें चाहिए आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, ठीक है, तो वो आर्मेचर रेजिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मैं लेबोरेटरी में तो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन देखो अब हमारा मोटा मोटा न्यूमेरिकल इसमें बात करते हैं, क्या करेंगे, जेड एस क्या होता है, आर ए प्लस जे एक्स एस, सारे जानते हैं, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, और पर फेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और एक्सेस क्या है मेरा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जिसके अंदर दोनों शामिल है, क्या क्या, आपके लीकेज रिएक्टेंस एज वेल एज आर्मेचर रिएक्शन, है ना। अब ये कहां से कैलकुलेट होगा, ये ZS कहां से कैलकुलेट होगा, OCC SC से, और RA इसमें एक्सेस कैलकुलेट होगा, ठीक है ना, RA बेसिकली कहां से होगा, यूजिंग अमीटर वोल्टमीटर मेथड, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, मैं बता दूंगा फिर से कि क्या है, ये सिंपल सा टेस्ट है, आप लेबोरेटरी में रन कर सकते हो। अब मुझे बताओ यहां से RA तो आ गया, और ZS कहां से आएगा, ZS आएगा OCC SCC से, तो RA भी आ गया, ZS भी आ जाएगा, एक्सेस निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला हम वोल्टेज रेगुलेशन की क्लास में डिराइव कर चुके हैं, इसके अंदर सब कुछ पता है आपने, ये क्या है, पावर फैक्टर एंगल, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी लोड के हिसाब से, टर्मिनल वोल्टेज हमें पता होगा, टर्मिनल वोल्टेज है क्या, रेटेड वोल्टेज, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ईएफ कैलकुलेट करना है, देखो ये फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या चाहिए, वीटी तो पता ही है, जो अब मशीन की रेटेड वोल्टेज होगी वही है, ईएफ कैलकुलेट करना है, ईएफ कैलकुलेट के लिए क्या चाहिए,
फाई एंगल, है ना। आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस हम डीसी रेजिस्टेंस से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेस, तो एक्सेस कहां से आ जाएगा, जेड एस माइनस आर ए स्क्वायर, और जेड एस कहां से आएगा, ओसीसी और एससीसी से, है ना। और फाई क्या है, जिस भी आपके लोड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, पावर फैक्टर एंगल, है ना। तो हमारा मेन मोटिव अब है, हाँ, क्या कैलकुलेट करना है, एक तो जेड एस कैलकुलेट करना है और एक आर ए। तो सबसे पहले आर ए की बात कर दे, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट में कुछ नहीं करना। फील्ड वाइंडिंग है, ये रोटर है अपना, ये स्टेटर है। स्टेटर के अंदर एक वाइंडिंग को ओपन कर दो, है ना, यहाँ पे टर्मिनल। जैसे ओपन करोगे करंट कैसे फ्लो करेगा, देखो आप, यहां से गया ये और ये। अब ये दोनों की दोनों वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड था सपोज, है ना, ये दोनों की दोनों वाइंडिंग किस में कनेक्ट हो गई, सीरीज में। तो इनका एक्चुअल जो रेजिस्टेंस हो गया वो कौन सा हो गया, 2RA हो गया। और अब मैंने क्या किया है, इसके अक्रॉस, स्टेटर के अक्रॉस, ये फील्ड वाइंडिंग को तो आप बंद रखो, कोई मतलब ही नहीं है अभी चलाने का। मुझे सिर्फ क्या करना है, जो स्टेटर है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, एक फेज का आरए का जो, और 3 लगे हुए तो आरए आरए। अब ये ओपन कर दिया, तो मुझे बताओ यहाँ पे डीसी वोल्टेज सपोज मैंने 100 वोल्ट ही लगा दिया, आपको पता है ये सप्लाइड वोल्टेज, वोल्ट मीटर की रीडिंग पता है, करंट आ जाएगा अपने आप। तो वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय करंट विल गिव मी रेजिस्टेंस, लेकिन कितना देगा ये, दोनों सीरीज हैं, तो ये दिस विल गिव 2RA, सी दिस। तो RA क्या आ जाएगा, V/A डिवाइडेड बाय 2। बट अब ये कौन सा रेजिस्टेंस आया, ये डीसी रेजिस्टेंस आया, और मुझे तो सप्लाई यहाँ पे एसी मिलती है, तो मुझे एसी रेजिस्टेंस निकालना है। तो ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ड्यू टू स्किन इफेक्ट द एसी रेजिस्टेंस विल बी 1.2 टाइम्स ऑफ द डीसी रेजिस्टेंस। यानी इस टेस्ट से जो भी आंसर आया उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ओके, सो दिस द रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। तो अब इसके अंदर मुझे आरए तो आ गया, ओके। जेड और कैलकुलेट करते, जेड कैलकुलेट करते मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, ओके, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो जेड कैसे कैलकुलेट होगा वो देखेंगे ओसीसी और एससीसी से। देखो ओसीसी क्या था, फिर से, है ना, इसको मेरे को, ओसीसी क्या था, सिंपल ऐसे था कुछ। ओसीसी किसके बीच में बनता था, ओपन सर्किट और फील्ड करंट आईएफ, और वो कुछ ऐसे बनता था, ओके। रेसिडुअल वाला वाला मैंने एक बार हटा दिया है ना। और एससीसी शॉर्ट सर्किट किसके बीच में बनता था, फिर से फील्ड करंट थी, और यहां पे क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। और वो तो लीनियर था, वो सेचुरेट नहीं करता था, ये मैं बता चुका हूं, सेचुरेट क्यों नहीं करता था, ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होती नहीं थी, इसलिए सेचुरेट कर देता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इस ग्राफ को एक ही स्केल पे प्लॉट करेंगे, सीधे यहाँ प्लॉट किया, ये देखो वीओसी ये बनाया मैंने, आईएफ। अब मैं आई ए तो यहाँ प्लॉट नहीं कर सकता, तो आई ए मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको मैंने यहाँ ना प्लॉट करके कहाँ किया है, यहाँ पे प्लॉट किया है ना। स्केल सेम ही है, एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, है ना। ये मान लो दिस इज आल्सो वाई एक्सिस, दिस इज आल्सो वाई एक्सिस, है ना, थोड़ा, ठीक है। अब प्लॉट करेंगे तो ये रेड कलर वाला आपको दिख रहा है, दिस इज ओसीसी, जो यहाँ पे इस लीनियर के बाद में नॉन लीनियर हो जाता है, सेचुरेशन हो जाता है, और ये एयर गैप लाइन है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेलिंग में कर चुका हूँ तुम्हारे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एकदम लीनियर होता था, ओके। अब हमें करना क्या है और कैसे करते थे, देखो अब इससे जेडएस कैसे आएगा वो देखो, दिस इज माई इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब बताओ दिस, अब अगर इसको मैं ओपन सर्किट, थेवेनिन थ्योरम याद है आपको, वो ध्यान रखना अभी ना। थेवेनिन थ्योरम के अंदर आप इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैसे निकालते थे, अगर आपको याद है तो, इक्विवेलेंट इंपेडेंस हम क्या करते थे, जो थेवेनिन वोल्टेज थी, थेवेनिन रेजिस्टेंस था, वो क्या निकालते थे, आरटीएच, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज ले लेते थे उसकी, और डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। यही तो किया था हमने वहां पे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं, है ना, और आप आरटीएच भी कैसे निकालते थे, आरटीएच हम क्या करते थे, पूरा जो एक सर्किट है उसको ओपन करके जो इक्विवेलेंट जो भी वोल्टेज सोर्स है उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते थे, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते थे, ठीक है। और इन जो डिपेंडेंट सोर्सेज उनको एज इट इज रखते थे, ठीक है। तो तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या था, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो ये मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ, ये फील्ड है इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो जो मेरा ZS अगर यहाँ से देखूं, ZTS देखूं, तो क्या नजर आएगा, यही तो आएगा, RA प्लस JXS। तो यानी मैं कह सकता हूँ दिस ZS इज द थेवेनिन इंपेडेंस ऑफ दिस सिंक्रोनस मशीन, है ना।
तो ये थेवेनिन इंपेडेंस है। तो थेवेनिन इंपेडेंस कैसे निकालती है? आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो और फिर उसको डिवाइड करो शॉर्ट सर्किट करंट से। तो एक बार ओपन सर्किट करोगे तो मुझे बताओ, ओपन सर्किट आप जैसे ही करते हो तो ढंग से देखो, ओपन सर्किट करते ही ओपन सर्किट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी? ईएफ के बराबर। वीओसी तो मेरी ईएफ के बराबर आ गई, देखो यहां से, है ना? सही कह रहा हूं, ईएफ के बराबर आ गई। और जब मुझे क्या कैलकुलेट करना, शॉर्ट सर्किट के लिए क्या करते थे? इसको शॉर्ट कर देते थे। तो इसको शॉर्ट करते ही कौन सा करंट आएगा? शॉर्ट सर्किट करंट। तो VOC डिवाइडेड बाय AC इज माय सिंक्रोनस इंपेडेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते ही IA क्या बन जाएगा? शॉर्ट सर्किट EF बाय ZS, EF बाय ZS आ जाएगा। तो ZS क्या आ जाएगा? ZS की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अगर इसको रीअरेंज करेंगे, EF डिवाइडेड बाय ISC, और EF को ही हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो VOC अपॉन ISC। बट इसमें एक ध्यान रखना है, आप जब फील्ड करंट ओपन सर्किट, आप कहोगे भाई ओपन सर्किट वोल्टेज तो मैं कुछ अलग ले लूं, अलग फील्ड करंट। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे फील्ड करंट जो दे रखा था एक्साइटेशन, उसका अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, ये तो 10 एम्पियर पे मैंने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल ली और 20 एम्पियर पे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो फील्ड करंट है, जो एक्साइटेशन है, दैट मस्ट बी सेम। तो सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंक्रोनस इंपेडेंस। ओपन सर्किट वोल्टेज एट ए सर्टेन फील्ड करंट, मान लिया सर्टेन फील्ड करंट मतलब 10 एम्पियर, मान लिया ना 10 एम्पियर के फील्ड करंट पे, डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट द सेम फील्ड करंट, यानी जो 10 एम्पियर था ना, उसी पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना आएगा? तो ये क्या कहलाएगा? ZS यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल कैलकुलेट हो गया। अब ZS कैलकुलेट हो गया, RA कैलकुलेट हो गया, तो देखो भाई, एक्सेस भी आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा तो बस ये फॉर्मूले में पुट करिए, आपका EF आ जाएगा, EF माइनस VT अपॉन T। दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, सिंपल। बट ये एक्यूरेसी इसकी कम क्यों आती है वो देखते हैं, है ना? चलो, अब लीनियर रीजन की बात करते हैं। लीनियर रीजन कौन सा है? देखो यहां तक, है ना, क्योंकि इसके बाद में मशीन सैचुरेट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं फील्ड करंट बढ़ा रहा हूं, मेरा VOC क्या कर रही है? बढ़ रही है। सही कह रहा हूं। और सिमिलरली आप जो शॉर्ट सर्किट है वो तो लीनियर है ही, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक तो मेरा लीनियर है ही, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज ZS? ZS इज नथिंग बट रेशियो ऑफ VOC अपॉन ISC। सही कह रहा हूं? तो मुझे बताओ, ये भी बढ़ रहा है फील्ड करंट के साथ, ये भी फील्ड करंट के साथ बढ़ रहा है, तो ये रेशियो भी, रेशियो VOC बाय रेशियो क्या होगा? ये भी बढ़ रहा है, ISC भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो देखो यहां तक, इस रीजन तक ZS कांस्टेंट है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ ZS। अनसैचुरेटेड लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड तक दोनों दोनों क्या कह रहे हैं? VOC लीनियर है, यानी यहां तक। तो ZS क्या है मेरा? कैल आपका कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं हम, ये तो बढ़ता गया ISC, यानी ये ISC तो बढ़ता गया, बट ये क्या हो गया? ये सेचुरेट हो गया। यानी अब मुझे बताइए, ZS इज रेशियो ऑफ VOC अपॉन ISC। तो यहां तक तो कांस्टेंट था, बट इसके बाद में आप देख रहे हो, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ा रहा हूं, तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज तो मेरी लगभग कांस्टेंट हो गई, ये तो रुका हुआ है, बट शॉर्ट सर्किट करंट तो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे बताओ ZS की वैल्यू क्या करेगी? अगर नीचे क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ZS की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। सी दिस। तो ये ग्राफ घटता हुआ आ रहा है, देखो ये डिक्रीज। समझ में आया? सो दिस, यहां तक ये ग्राफ जो आया, ये था ZS सैचुरेटेड, और ये क्या था मेरा? ZS, सॉरी, ZS अनसैचुरेटेड था, और ये क्या मेरा? ZS सैचुरेटेड। तो आपका एक्चुअल ZS कौन सा है ये बताइए, ये वाला या ये वाला? यही तो है, क्योंकि सैचुरेशन तो मशीन में होता ही है ना? तो दिस इज द एक्चुअल। तो अब हम क्या करते हैं, सी दिस, हम ZS कैसे कैलकुलेट करते हैं? ZS आप कहीं भी कैलकुलेट करो, है ना, कि भाई मैंने तो ZS यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इतने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इतने ओपन सर्किट वोल्टेज पे, इतने वोल्टेज नहीं, हमें ZS कहाँ कैलकुलेट करना है? रेटेड वोल्टेज पे, उस फील्ड करंट पे, है ना, उस फील्ड करंट पे जहां पे मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज कितने, किसके बराबर हो जाए? रेटेड वोल्टेज। यानी रेटेड वोल्टेज, सपोज अगर मशीन 250 वोल्ट की रेटिंग पे है, यानी फील्ड करंट को, सपोज मेरे को 2 एम्पियर फील्ड करंट पे मेरा जो ओपन सर्किट वोल्टेज आ रही है वो यहीं आ रही है, कितनी आ रही है? सपोज 150 वोल्ट आ रही है, तो ये नहीं चलेगा काम, और बढ़ाओ फील्ड करंट को। कब तक बढ़ाते जाओ? सपोज 5 एम्पियर पे बढ़ाने पे मेरा करंट यहाँ पे आ गया, और यही क्या है? वी रेटेड।
यानी मेरी वोल्टेज कितनी होगी 250 वोल्ट। तो इसको आप नीचे ड्रॉ करो, दिस इज द फील्ड करंट, रेटेड फील्ड करंट IF1, है ना। रेटेड फील्ड करंट, कौन सा रेटेड फील्ड करंट, जहां पे मेरे को क्या मिल जाए, रेटेड ओपन रेटेड वोल्टेज मिल जाए मशीन की, है ना। दिस इज द रेटेड वोल्टेज। ओके, तो ये आ गया IF रेटेड। अब इसी फील्ड करंट पे आप नोट डाउन कर लो कि मेरा शॉर्ट सर्किट करंट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, दिस इज द ISC, है ना। इस पे ISC डोंट करेगा। अब ये V रेटेड, है ना, डिवाइडेड बाय दिस ISC इज कॉल्ड ZS। ओके, समझ में आया क्या किया मैंने? ओके, ये तो हो गया। अब एक और ले लेते हैं, सपोज अगर मैं रेटेड, अब नेक्स्ट करंट ले रहा हूं, IF2 ले रहा हूं। दिस इज द फील्ड करंट IF2 एट विच द मशीन, अब इसकी रेटिंग दोनों होती है, 250 वोल्ट प्लस 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर क्या है, रेटेड करंट है आर्मेचर का। ओके, रेटेड जो फील्ड करंट है, एक ही फील्ड करंट पे दोनों रेटेड नहीं मिलेगी आपको, है ना। बट ZS हमें किस पे करना है, इस पे, वोल्टेज वाले पे। दूसरा मैंने ले लिया। अब मुझे बताओ आई रेटेड, ISC से तो कम ही होगा। ISC में तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया अपनी, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है अपना ये आपका सर्किट, ये वाला यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था जो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो आपका ISC तो हमेशा ज्यादा होगा रेटेड से। तो रेटेड के लिए मुझे कम फील्ड करंट चाहिए, सीधी सी बात है। तो दिस इज द फील्ड करंट, IF2 इज द फील्ड करंट एट विच द रेटेड करंट इज। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है OAB, एक दिख रहा है OCD। ये OAB वाला क्या है, व्हाट इज AB? AB इज द रेटेड करंट एट फील्ड करंट IF2, है ना, ऑफ द मशीन। और CD क्या है, CD इज द रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट एट द रेटेड वोल्टेज। समझना इसको, है ना। अगर हम हमारा अगर एक्चुअल सिंक्रोनस इंपेडेंस हम कैलकुलेट करते तो वो कौन सा आता, वो ये आता, ये वाला, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला, है ना, ZS सैचुरेटेड, क्योंकि इसी पे लेना है IF1 रेटेड। ओके, अब इससे कुछ क्या कॉन्क्लूड करते हैं, देखो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया, इन लीनियर रीजन VOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, लीनियर है। और सिमिलरली ISC प्रोपोर्शनल टू IF, ये कहां से, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VOC इज इक्वल टू K1 बाय K1 इनटू IF, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K1 ले लिया, ISC में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कितना ले लिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K2 ले लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही तो ZS है। तो IF से IF कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 बाय K2 कांस्टेंट टर्म है। तो सी दिस, ये कांस्टेंट आ रहा था अनसैचुरेटेड में, लीनियर था तब, ठीक है। सो इफ द मशीन डज नॉट सैचुरेट, that is OCC remains linear, then the ratio VOC and ISC at any field current will remain same, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, सैचुरेशन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू सैचुरेशन द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज इज लेस कंपेयर टू द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय लीनियर बिहेवियर, ड्यू टू व्हिच द वैल्यू ऑफ ZS कैलकुलेटेड इज लेस एज कंपेयर टू ZS अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड, सपोज ये 100 ओम आया, यहाँ से तो सिर्फ कितना आ रहा है, 70 ओम ही आ रहा है, यही तो एक्चुअल है 70 ओम, है ना। दिस इज द करेक्ट, बट ये टेस्ट हमें कौन सा वैल्यू दे रहा है, ये 100 दे रहा है ना, ठीक है ना, इसलिए एक्यूरेसी नहीं है इसकी। ओके, तो देखो आगे और कुछ, वाइल फाइंडिंग ZS, अब इसको हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, देखो वाइल फाइंडिंग ZS वी जनरली कंसीडर रेटेड फील्ड करंट for numerical purposes, that is field current at which OCC gives rated voltage। मतलब ये मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल आ गया गेट के एग्जाम में तो आपको क्या करना है, कौन सा फील्ड करंट लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई रेटेड, इस IF1 रेटेड क्या है, दिस इज द रेटेड फील्ड करंट एट विच rated voltage is obtained, and what is IF2, this is the rated sorry, this is the field current at which rated armature current is ऑब्जर्व, है ना। बट हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ZS के अंदर आप फील्ड करंट कौन सा लोगे, इसके अंदर देखो हम लेंगे फील्ड करंट कौन सा, ओपन सर्किट वाला, कौन सा, दिस IF1 हमेशा। तो कैसे निकालोगे, कैसे, तो देखते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं एक न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। देखो डाटा गिवन है, VOC दे रखा है 11 kV,
है ना, देखना VOC क्या दे रखा है 11 केवी, ये रेटेड वोल्टेज है कौन से फील्ड करंट पे, IF 10 एम्पियर, यानी ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, IF1 ये दे रखी है, दिस वन IF1, और 11 केवी ये भी रेटेड। ओके, समझ में आया। नाउ दूसरा क्या दे रखा है इसने, ISC इज 300 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट करंट इज 300 एम्पियर एट 12 एम्पियर। तो अब तो मुझे ZS निकालना है, कैलकुलेट ZS। तो ZS तो क्या होता है भाई, यहाँ पे फील्ड करंट का रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ तो ऊपर तो VOC किस पे, 10 एम्पियर पे, और नीचे क्या आना चाहिए, ISC भी किसके पे आनी चाहिए, 10 एम्पियर पे। लेकिन ISC तो मेरे को इसने दे रखा है कि जब मेरा फील्ड करंट 12 एम्पियर हो तब 300 एम्पियर हो, लेकिन ISC 300 एम्पियर नहीं आएगी। तो कैसे कैलकुलेट निकालोगे, सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है। हम जानते हैं लीनियर ग्राफ होता है शॉर्ट सर्किट के अंदर, एकदम देखो ये सीधा लीनियर है ना, वही प्रिंसिपल यूज करेंगे हम। तो क्या किया मैंने, ISC इज प्रोपोर्शनल टू IF SSC बिकॉज शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। तो हम निकाल लेंगे इसका रेशियो, IS करंट कब 10 एम्पियर पे डिवाइडेड बाय ISC करंट एट 12 एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ पे IF1 बाय IF2, IF1 क्या था 10 एम्पियर, क्योंकि 10 एम्पियर पे निकालना है मुझे, और 12 एम्पियर, ठीक है। अब 10 एम्पियर पे तो मुझे निकालना है, तो दिस इज दी अननोन क्वांटिटी 12, और 12 पे मुझे पता है कितना दे रखा है 300 एम्पियर, निकल गया। ISC कितना आया 250 एम्पियर। अब सिंपल यहाँ पे पुट कर दो VOC, ये हमेशा याद रखना, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है जब तक अगर मेंशन नहीं होगा तो हम इसे क्या लेंगे, लाइन वोल्टेज ही लेंगे, जब तक मेंशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर हम पर फेज निकाल रहे हैं, तो अगर ये स्टार कनेक्टेड है, क्या है स्टार कनेक्टेड है, तो पर फेज क्या आ जाएगा 11/√3। इफ स्टार कनेक्टेड तो ये क्या आ जाएगा, VOC 1100/√3, 11 केवी है ना, 11,000/√3 इज दी ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ISC 250 एम्पियर। सो अब इससे जो निकला वो कौन सा निकला, सिंक्रोनस इंपेडेंस, ठीक है ना। बट ये कौन सा निकला, ये निकला अनसैचुरेटेड, है ना, ध्यान रखना दिस इज अनसैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि हमने सैचुरेशन, क्योंकि इसने जो ये लीनियरिटी ने क्या किया है, सैचुरेशन का ध्यान ही नहीं रखा, जबकि एक्चुअल में सैचुरेशन होता ही होता है। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ से, इसकी ZS की वैल्यू क्या है, सपोज एक्चुअल हमारा 100 ओम था और ये निकल गया 130 ओम, देखो ज्यादा बता रहा है इम्पिडेंस, गलत ही है ना, एरर ज्यादा है। ओके, सो ये थोड़ा कम एक्यूरेसी है, बट यहाँ से सिंक्रोनस इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट आता है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल OAB ये जो बन रहा था, लेट मी रब दिस, थोड़ा सा रब करने दो। एक और न्यूमेरिकल जो आता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का या फिर शॉर्ट सर्किट रेशियो का, यहाँ से आता है ट्राइंगल OAB दिख रहा है, OAB, व्हाट इज OAB, बी क्या है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज द फील्ड करंट at which rated current is flowing in the machine, और IF1 क्या है, ODC, this is the rated field, so this is the field current at which we are getting the rated voltage, है ना। तो ये देखो ट्राइंगल सिमिलर है, OAB और OCD सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, सेम एंगल है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या कह सकता हूं, OB डिवाइडेड बाय, है ना, क्या देखो OB डिवाइडेड बाय OD इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय CD, सिमिलर ट्रायंगल्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना, OAB में AB डिवाइडेड बाय OB, CD डिवाइडेड बाय OD। अब AB क्या है वो देखते हैं, व्हाट इज AB, ये AB क्या है, AB है मेरा रेटेड, आई रेटेड, ओके, और CD क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट ISC, है ना, शॉर्ट सर्किट। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, सी दिस आई रेटेड, सॉरी आई रेटेड, है ना, AB और CD क्या है, ये रहा ISC। अब OB और OD क्या है देख लेते हैं, OB तो है मेरा IF2, और OD क्या है मेरा IF1 रेटेड। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे IF2 बाई IF1, तो इसको रीअरेंज किया मैंने, IF1 अपॉन IF2 इज इक्वल टू ISC अपॉन I रेटेड इज कॉल्ड, एक क्वांटिटी डिफाइन किया मैंने, शॉर्ट सर्किट रेशियो कहते हैं इसको, क्योंकि ये देखो ISC है शॉर्ट सर्किट करंट है डिवाइडेड बाय द रेटेड करंट, है ना, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट रेशियो। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट, है ना, रेशियो किसका है, फील्ड करंट का है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज, IF1 क्या था
IF1 क्या था, इस फील्ड करंट पे रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, और इस फील्ड करंट पे IF2 पे क्या प्रोड्यूस होता है, रेटेड करंट, है ना, ये ध्यान रखना है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू द फील्ड करंट required to produce rated current on शॉर्ट सर्किट पे। तो देखो, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ZS इज इक्वल टू क्या होता है, VOC डिवाइडेड बाय ISC। ये भी देखा है हमने, VOC मेरा रेटेड है, ठीक है। अब उससे पहले एक क्वांटिटी और, थोड़ा आपने पर यूनिट सिस्टम पढ़ा है मशीन फर्स्ट के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा होगा, पर यूनिट सिस्टम हम डेवलप करते थे। पर यूनिट सिस्टम के अंदर हम क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, अगर आपको याद है, जेड बेस कैसे निकालते थे, है ना, सॉरी, जेड पर यूनिट, कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट कैसे निकालते थे, उसका एक्चुअल एक्चुअल इंपेडेंस जो भी है डिवाइडेड बाय जेड बेस, ये तो निकालते थे, है ना, अगर याद आ रहा है आपको। तो जेड बेस कैसे निकलेगा, पहले हमें को जेड जेड बेस सॉरी जेड एस पर यूनिट निकालना है। जेड एस पर यूनिट क्या होता है, जेड एस जो एक्चुअल है, जो यहां से निकला, डिवाइडेड बाय पूरे मशीन का जेड बेस, है ना। और जेड बेस कहां से निकलता है, आप जानते हो, वो निकलता है वी स्क्वायर अपॉन पी से, है ना, देख लेंगे, ये सारी चीजें पर यूनिट सिस्टम में पढ़ी है आपने, पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि गेट एग्जाम के अंदर पर यूनिट सिस्टम पे इसमें न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट सर्किट रेशियो में, इसलिए जो इसका फॉर्मूला है वो पर यूनिट सिस्टम के अंदर ही डायरेक्टली रेट कर रहा हूँ, है ना। जेड बेस कैसे निकालते हो, VOC रेटेड डिवाइडेड बाय आई रेटेड, क्योंकि जेड बेस तो क्या होता है, रेटेड रेटेड इंपेडेंस होता है जेड बेस, और दिस इज द एक्चुअल इंपेडेंस। रेटेड मतलब मैक्सिमम आपका जो वोल्टेज, और मैक्सिमम हम रेटेड वोल्टेज जो इसकी रेटिंग है उसका एक्चुअल जेड बेस, ऐसे निकालते हैं। अगर मैं इस जेड एस को जेड बेस से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, जेड पर यूनिट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो, अब शॉर्ट सर्किट करंट की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, ISC, शॉर्ट सर्किट रेशियो सॉरी, ISC अपॉन आई रेटेड, ये रहा। और ISC को मैं क्या लिख सकता हूँ, VOC अपॉन ZS, कहां से लिखा, यहां से लिखा भाई, ISC को मैं इधर ले गया, VOC बाई ZS लिख दिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, ZS को तो नीचे ले गया, VOC अपॉन आई रेटेड कर दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ VOC अपॉन आई रेटेड क्या होता है, जेड बेस, तो जेड बेस लिख दिया। और जेड बेस को नीचे लेके गया तो ZS अपॉन जेड बेस क्या हो जाएगा, ZS पर यूनिट, यानी यहां से ये डिराइव हो गया, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन ZS पर यूनिट। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई ZS निकालो, ZS पर और शॉर्ट सर्किट रेशियो निकालो, तो ZS पर यूनिट निकाल लो और उसको 1 अपॉन करके करोगे, शॉर्ट सर्किट रेशियो निकल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ये क्वांटिटी दे रखी है, देखो न्यूमेरिकल कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो पे। 11 केवी की रेटेड मशीन दे रखी है, 100 MVA मशीन है, 3 फेज अल्टरनेटर है अपना, उसमें दे रखा है VOC जो V रेटेड है वो किस पे आ रहा है, 10 एम्पियर की फील्ड करंट पे आ रहा है। ऐसे ही ISC जो आई रेटेड है वो कौन सी फील्ड करंट पे आ रहा है, 5 एम्पियर। कैलकुलेट दिया SCR, तो मैंने क्या बताया, SCR तो आपका फील्ड करंट के रेशियो है, कौन सा, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज पे फील्ड करंट कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय फील्ड करंट एट रेटेड करंट, तो वो उस पे कितना आ रहा है, 5, तो 5 कितना आया, 2, तो मेरा शॉर्ट सर्किट रेशियो तो 2 आ गया। अब इसने कहा कि ZS पर यूनिट निकालो, तो वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन ZS पर यूनिट आता है, तो ZS पर यूनिट क्या जाएगा, 0.5। ये तो ZS पर यूनिट आया, इसने कहा कि ZS की एक्चुअल वैल्यू निकालो, क्योंकि पर यूनिट में तो जो इसकी क्वांटिटी है वो यूनिट लेस है ना, तो इसकी एक्चुअल निकालो। तो आप कैसे निकालते हो, यहां से देखो, ZS पर यूनिट दे रखा है, Z बेस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ZS एक्चुअल आ जाएगा। देखो 0.5 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, Z बेस से, और Z बेस कैसे निकलेगा, V स्क्वायर अपॉन S बेस। ये सारी की सारी चीजें आप पर यूनिट सिस्टम में पढ़ चुके हो, है ना, मैं बार बार रिवाइज नहीं कराने वाला, आप ट्रांसफॉर्मर में देख चुके हो पर यूनिट सिस्टम पूरा। तो V स्क्वायर अपॉन S बेस, V क्या आएगा यहाँ पे 11, और S बेस क्या आएगा यहाँ पे 100, है ना। ये क्वांटिटी का ध्यान रखना, ये 10 की पावर 6 है यहाँ पे, और ये 10 की पावर 3 है यहाँ पे, ये है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा ZS एक्चुअल, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये गेट में बहुत आते हैं ऐसे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेशियो का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, ओके। नाउ अब इस सिंक्रोनस मशीन में मैंने क्या बताया, शॉर्ट सर्किट रेशियो ZS पर यूनिट के बराबर है यहाँ पे। अब ZS किसका कॉम्बिनेशन है, ZS तो कॉम्बिनेशन है भाई RA प्लस J XS। अब मैंने बताया था आपको XS इज वेरी मच ग्रेटर देन RA, तो बताओ यहाँ पे Z पर यूनिट की जगह XS पर यूनिट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था XS भी दो कॉम्बिनेशन है, आर्मेचर रिएक्शन और प्लस
लीकेज रिएक्टेंस। अब इसमें भी क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्स एस की जगह में क्या लिख दिया, एक्स ए आर लिख दिया यहाँ पे। तो ये यहां से कुछ मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। सो एस सी आर, शॉर्ट सर्किट रेशियो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखना ढंग से। अब दो मशीन, स्टेटर और रोटर के बीच में, अगर आपको याद है, ये रोटर है, ये स्टेटर है, और इसके बीच का एयर गैप है। हम क्या करते थे इंडक्शन मशीन के अंदर, आपको मैंने बताया था, वहां पे अपनी प्रायोरिटी थी पावर फैक्टर इंप्रूव करना, तो इसलिए एयर गैप हम वहां पे क्या रखते थे, बहुत कम रखते थे। सो एयर गैप इज केप्ट मिनिमम इन इंडक्शन मशीन। उसका रीजन मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं इंडक्शन मशीन वाले लेक्चर में, देखना आप। अब यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में क्या रखा जाता है, एयर गैप ज्यादा रखा जाता है या कम रखा जाता है, वो देखते हैं। देखो, एयर गैप अगर हम बढ़ाते हैं, अगर एयर गैप बढ़ाते हो, इन दोनों के बीच में एयर गैप बढ़ाते हो, तो आर्मेचर रिएक्शन, ये रिलेक्टेंस बढ़ गया, सीधी सी बात है। अगर जितना एयर गैप ज्यादा होगा तो रिलेक्टेंस बढ़ेगा, जितना अगर रिलेक्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ से जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स आ रही थी, जो इसको अपोज कर रही थी, वो क्या होगी, कम होगी। रिलेक्टेंस ज्यादा तो आर्मेचर रिएक्शन भी क्या होगा, कम। ऑब्वियस है, आर्मेचर रिएक्शन कम है तो आपकी आर्मेचर रिएक्टेंस क्या होगी, कम। अगर आर्मेचर रिएक्टेंस एक्स से आर कम है तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होगा, ज्यादा, सी दिस। So SCR is inversely proportional to the armature reaction. So as air gap increases, armature reaction reduces and SCR increases. So machine having higher air gap have higher value of SCR. ये भी पूछा गया गेट के एग्जाम में। ठीक है, आप हाई अगर मैं एयर गैप ज्यादा रखूं तो एससीआर की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा, तो यहां से बता सकते हो आप, है ना। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ से, है ना। सो एज एयर गैप इंक्रीजेस, एससीआर इंक्रीजेस, अभी बताया मैंने आपको, है ना, कैसे रिलेट किया। रिएक्टेंस रिड्यूसेस, क्योंकि रिएक्टेंस रिड्यूस कर रही है, वोल्टेज रेगुलेशन रिड्यूसेस। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंस का फॉर्मूले के अंदर वोल्टेज रिएक्टेंस की वैल्यू आई थी यहाँ पे, एक्सीआर अगर हम कम करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी रिड्यूस करती है, और हम चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होनी चाहिए, आइडियल वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन की कितनी होनी चाहिए, 0। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम चाहते हो तो एयर गैप क्या होना चाहिए, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर आप कम करना चाहते हो तो एयर गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा, है ना, यहां से देखो। ठीक है, दूसरा ये फॉर्मूला P max, व्हाट इज P max, इट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मशीन। ये आया कहां से, ये हम डिराइव करेंगे, है ना, डोंट वरी, ये डिराइव करेंगे, बस यहां से आप एक नोट डाउन करो, P max इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस। तो देखो, एयर गैप अगर बढ़ा, है ना, और ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ये P max किसको किसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्टेबिलिटी को। तो देखो, एयर गैप, स्टेबिलिटी ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, एयर गैप अगर बढ़ा, शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। शॉर्ट सर्किट रेशियो, इसका मतलब यहां से देखो, एयर गैप बढ़ा तो एक्स से आर कम हुआ, और एक्स सॉरी आर्मेचर रिएक्शन कम हुआ, और एक्स से आर भी कम हुआ, शॉर्ट सर्किट रेशियो बढ़ा। तो अगर एक्स से आर कम हुआ, देखो अगर एक्स से आर कम बढ़ हुआ तो पी मैक्स क्या हुआ, बढ़ा। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो भी बढ़ गया, पी मैक्स भी बढ़ गया, और ये किसको को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबिलिटी को, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। ये कहां से आया, हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट, जब मैं पावर की इक्वेशन पढ़ाऊंगा आपको। ओके, डोंट वरी। तो अब आपने यहां से देखा, स्टेबिलिटी के लिए हमें इन दोनों रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप बताइए, दो मशीन हमने पढ़ी थी, साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। साइलेंट पोल कौन सी थी, ऐसा कुछ था, साइलेंसी थी जिसके अंदर, जो कि सिलेंड्रिकल नहीं थी, है ना, ऐसा कुछ था। ये मेरा रोटर था, देखो एयर गैप कितना आ रहा था यहाँ पे, बहुत ज्यादा था। एयर गैप was वेरी मच मोर इन साइलेंट पोल मशीन और नॉन सिलेंड्रिकल के अंदर। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जहां पे स्टेबिलिटी हमारा मेन क्राइटेरिया है, तो हम कौन सी मशीन लेंगे, साइलेंट पोल मशीन, है ना, ये ध्यान रखना। सो साइलेंट पोल मशीन, सो इसमें देखो यहाँ पे, सो इन सिंक्रोनस मशीन लार्जर एयर गैप इज प्रिफर्ड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फॉर हायर स्टेबिलिटी। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंस है,
और इंडक्शन मशीन के अंदर हमारा जो एयर गैप क्या था वो कम होना चाहिए और सिंक्रोनस मशीन में ज्यादा होना चाहिए. तो साइलेंट पोल मशीन हैज लार्जर डायमीटर, हेंस लार्जर एयर गैप एंड हेंस हायर शॉर्ट सर्किट रेशियो एंड दे आर मोर स्टेबल. अब इस वाले डिजाइन के साथ ज्यादा एयर गैप हो उसके साथ दिक्कत क्या है? द ओनली ड्रॉबैक विद लार्जर वैल्यू ऑफ एयर गैप इज द इंक्रीज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट. शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट करंट है वो ज्यादा होता है इसके अंदर, बस ये एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, चलो अब ये तो हो गया मोटा मोटा. तो अब इम्पिडेंस कैसे कैसे निकाला हमने समझ में आया. हमने क्या किया इसके अंदर सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड के अंदर. सर पहली बात तो हमने इसके अंदर एक मिनट लेट मी रिवर्स है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट लेंगे, शॉर्ट सर्किट लेंगे और अब ऐसा फील्ड करंट लेंगे जहां पे मुझे रेटेड वोल्टेज मिली हो, है ना, यहाँ पे. ओके, तो वो आ जाएगा वीओसी उसी फील्ड करंट पे. अब इसी फील्ड करंट पे मुझे करंट लेना है, दैट इज आईएससी का करंट. ये क्या आया, जेडएस आया हमारा, है ना. दिस इज दिस इनको जेडएस आ गया और आरए भी आ गया था. तो अब यहां से क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा. एक्सेस आ जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा. एक्सेस से क्या निकल जाएगा, ईएफ निकल जाएगा. ईएफ निकलते ही ये रहा ईएफ. ईएफ निकलते ही और वीटी तो रेटेड वोल्टेज होती है तो ये वोल्टेज रेगुलेशन निकल गया. बट इससे दिक्कत क्या है देखना, इससे दिक्कत ये है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो उसमें एरर ज्यादा आता है. क्यों? क्योंकि इससे जो हमें वैल्यू मेजर हुई वोल्टेज रेगुलेशन की वो बहुत ज्यादा हुई. जबकि वोल्टेज रेगुलेशन सपोज इस मशीन का एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, उसका आता है सपोज 10%. कितना आ रहा है, 10%. यानी यार 10% ठीक है, 0% के पास में है तो अच्छी मशीन है. नॉर्मली 20 से 25% अगर वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है तो वो मशीन अच्छी है. तो इसका एक्चुअल तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 10%. बट जब मैंने ईएमएफ मेथड से अगर ये कैलकुलेट किया तो वो मेरा आ रहा है सपोज 25%. तो आप तो हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे कि यार ये तो मशीन खराब है. क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन मशीन का एक्चुअल तो क्या है, 10%, और आप इस मेथड से ईएमएफ मेथड से एक्चुअल आपका कितना आ रहा है, 25%. तो ये तो हताश हो जाओगे, बहुत निराश हो जाओगे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड. पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी, है ना. पेसिमिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी. यानी निराश हो जाओगे, यार ये मशीन तो अच्छी नहीं है, काम नहीं कर रही, खराब मशीन लिया है मैं तो दिस, जबकि मशीन आपकी अच्छी है ना. सो दिस मेथड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड. तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, व्हाई ईएमएफ मेथड इज कॉल्ड अ पेसिमिस्टिक मेथड. और इस मेथड को हम ईएमएफ मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन को किस में कन्वर्ट किया है, ईएमएफ के अंदर, है ना, वोल्टेज के. So why EMF method is called pessimistic method? क्यों? EMF method always gives the value of voltage regulation higher than the actual value and hence it is called pessimistic method. भाई आपकी एक्चुअल तो 10 आनी चाहिए बट ये मेथड से हमको 25%, तो आपको निराश हो जाएगी कि यार ये तो खराब है, मशीन खराब है. जबकि तो ये भी कह सकता हूँ कि ईएमएफ मेथड अपर लिमिट देता है. ये अपर लिमिट यानी इस 25% से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता ये मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन. समझ में आया. दिस EMF मेथड इज विल गिव अस द अपर लिमिट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, है ना. सो सिंस ऐसा ज्यादा क्यों देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सैचुरेशन नहीं कंसिडर किया है ना. ओके, अनसैचुरेटेड वैल्यू देता है और सैचुरेशन तो होता ही मशीन में. सिंस एससीसी इज लीनियर, शॉर्ट सर्किट रेशियो लीनियर है, ड्यू टू प्योर डिमैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन saturation of the machine. Hence, the value of Zs obtained lies in unsaturated region, which is higher than the saturated. देख लो ना डायग्राम में, देख लो अपने को यहाँ पे ये मिल रही है जबकि एक्चुअल ये रहा Zs सैचुरेटेड, ये मिलना चाहिए जबकि हमको ये मिल रहा है ना, ज्यादा ही मिल रहा है. Okay, so higher Zs, so obtained value of voltage drop and voltage regulation is also higher than the actual values. अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप हाई वैल्यू शॉर्ट सर्किट पे यहां पे लो. आप सपोज ये फील्ड करंट यहां पे अपने को मिल जाए, है ना, तो अगर यहां देखोगे तो देखो ये सैचुरेशन कंसीडर हो गया और हमें यहाँ पे Zs ही मिल जाएगा, है ना. तो है ना, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो. सो टू मिनिमाइज द एरर वी मस्ट यूज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट. कितना शॉर्ट सर्किट करंट उससे अवेलेबल हो सकता है उतनी ले लो,
है ना, विच विल गिव लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड एस। ये तो होता है जेड एस, क्या होता है, वीओसी अपॉन आईएससी। तो आईएससी मैं क्या ले रहा हूँ, अगर बढ़ाऊंगा तो जेड एस नॉर्मली मुझे कम मिलेगा, वही चाहता हूं मैं। एंड एज ए रिजल्ट क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, इट गिव्स द अपर लिमिट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब इससे ज्यादा तो वोल्टेज रेगुलेशन मशीन का हो ही नहीं सकता भाई, है ना। ओके समरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड एस कैसे निकालोगे, जेड एस विल बी वीओसी अपॉन आईएससी, सेम फील्ड करंट पे, और वो फील्ड करंट कौन सा लोगे, ये वाला नहीं, इस पे जो हमें वीओसी पे मिला, इसी फील्ड करंट पे हम आईएससी निकालेंगे। और दूसरा कैसे निकालोगे, इससे, क्योंकि लीनियर है एसएससी। दूसरा शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ फील्ड करंट, कब पे, रेटेड वोल्टेज पे और रेटेड करंट पे, वही फील्ड करंट। और हम जानते हैं एस सी आर इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप, एयर गैप ज्यादा रखोगे तो शॉर्ट सर्किट रेशियो में ज्यादा मिलेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी आएगी। और दिस मेथड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड। दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आगे हम नेक्स्ट 3 मेथड पढ़ने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते, है ना, कन्वेंशनल पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में, बट ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है बहुत, है ना। तो लोगों को समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए मैंने आपको एक ये न्यूमेरिकल लेके, 2 न्यूमेरिकल लेके एग्जाम्पल लेके समझाया आपको। ओके, सो लेट्स एंड द लेक्चर हियर। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट 3 मेथड है वो हम कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल, है ना, कल करेंगे। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।